हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को बरकरार रूप से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की विज्ञान के अध्याय 5 के बारे में, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारे जो तत्व हैं उनका जो है वर्गीकरण किस किस प्रकार से और किन किन वैज्ञानिकों ने किया है तथा किन किन वैज्ञानिकों ने उनके वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, उनकी क्या क्या सफलताएं मिली हैं, क्या क्या उन्हें उपलब्धियां मिली हैं और उनकी उपलब्धियों के क्या कारण थे। इसके अलावा उन्हें जो असफलताएं मिली हैं वो क्या हैं और क्यों असफलताएं मिली हैं, उनके वर्गीकरण की सीमाएं क्या हैं, उन्होंने किन किन तत्वों को किस किस रूप में व्यवस्थित किया तथा कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से तत्वों के वर्गीकरण में सफलता पाली। आज हम इन्हीं सब चीजों को क्लियर करने वाले हैं इस अध्याय 5 में। चलिए, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, उसमें हम पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। 2 पार्ट में ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेगा साइंस व्यू। चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय 5 में तत्वों का वर्गीकरण के बारे में, यानी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों का वर्गीकरण। अब तत्व क्या होता है, सबसे पहले तत्व क्या होता है, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और अधिक वियोजन संभव ना हो, तत्व कहलाता है। यानी हम क्या करें, कोई भी हमारे पास कोई भी पदार्थ है उसे क्या करें, हम उसकी सबसे शुद्धतम से शुद्धतम अवस्था, यानी उससे ज्यादा शुद्ध कुछ और हो ही नहीं सकता, वो क्या होता है, तत्व होता है। तत्व कितने होते हैं, कुल तत्व जो है हमारे पास कितने हैं, 118 तत्व हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने तत्व ज्ञात हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से प्राकृतिक तत्व यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, यानी जिनकी केवल हमने खोज की है और वैसे वो प्रकृति से प्राप्त हैं, ऐसे तत्व कितने हैं, 94 तत्व हैं। इसके अलावा जो अन्य तत्व हैं वे कैसे हैं, मानव निर्मित हैं, यानी प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में हमने स्वयं ने जो है वो बनाए हैं। मतलब हमारे कुल 118 तत्व हैं, 118 में से 94 हमें प्रकृति से प्राप्त हैं और बाकी के जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे हमने या कहें जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने लेबोरेटरी में अपने प्रयोगों द्वारा बनाए हैं या ज्ञात किए हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, यानी हम तत्वों का जो वर्गीकरण करते हैं वो वर्गीकरण आखिर क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत है तत्वों को वर्गीकरण करने की, ऐसे ही रहने देते हैं ना। तो इसी बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आखिर हमें तत्वों के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, क्यों हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। आंसर देखिए, तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है ताकि समान गुणों वाले तत्व एक समूह में एकत्रित हों और तत्वों के अध्ययन का काम आसान हो जाए। यानी तत्वों का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है ताकि हमारे तत्वों का जो है अध्ययन आसानी से हो जाए और हमारे जो समान तत्व हैं वो एक समूह में आ जाएं। यानी कि जिस प्रकार हमारी जो परचूने की दुकान होती है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे नहाने के साबुन एक तरफ होते हैं, कपड़े धोने की तरफ होते हैं, सर्फ एक तरफ, इसके अलावा बीड़ी एक तरफ, माचिस एक तरफ, हमारे बिस्कुट एक तरफ, पार्ले जी एक तरफ, इसके अलावा हमारे गुटखा एक तरफ, जिस प्रकार चीनी एक तरफ, चाय एक तरफ, जिस प्रकार ये सारे सामान जो है व्यवस्थित तरीके से हमारे परचूने की दुकान में रखे होते हैं, उसी प्रकार तत्वों को भी हमने क्या किया, तत्व लिया, इससे समानता इसके पास रख दिया, दूसरा तत्व लिया इससे अलग है अलग रख दिया, तीसरा तत्व लिया वह दूसरे से समान है तो दूसरे में रख दिया। इस प्रकार तत्वों को हमने व्यवस्थित किया, समान समूह वाले तत्व एक ही समूह में आ जाएं। इसके अलावा उनका अध्ययन भी आसान हो सके। ठीक है, अब देखिए तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास, यानी कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास किए, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे। देखिए सबसे पहला नाम आता है डोवे राइनर के तर्क, यानी डोवे राइनर नामक एक वैज्ञानिक थे
जिन्होंने क्या किया था, तत्वों को त्रिकों के रूप में व्यवस्थित किया था। इन वैज्ञानिक के समय हमारे पास कुल कितने तत्व ज्ञात थे? 33 तत्व ज्ञात थे। उनमें से 9 को इन्होंने क्या किया था, 3 त्रिकों के रूप में व्यवस्थित कर दिया था। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे वैज्ञानिक हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, उन्होंने क्या किया था, तत्वों को हमारा जिस प्रकार संगीत के 7 सुर होते हैं और प्रत्येक 8वां स्वर पहला सुर बन जाता है, उसी प्रकार तत्वों को हमारे संगीत के 7 सुरों से या संगीत के जो स्वर थे उनसे उनकी तुलना की थी, जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा गया या लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। हमारे जो संगीत के स्वर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं। तो इसके नियम को क्या कहा, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तीसरे वैज्ञानिक आते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। हम देखेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी क्या थी। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की जो उपलब्धियां थी वह क्या थी, इनकी जो सीमाएं थी वे क्या थी। अगर कोई वैज्ञानिक वास्तव में है जिसने सच में मेहनत की थी तत्वों को वर्गीकृत करने में, तो वो वैज्ञानिक थे कौन, मेंडलीफ। इन्होंने सच में तत्वों को वर्गीकरण करने में काफी सारे अथक प्रयास किए थे, मतलब काफी सारा परिश्रम किया था। इसके अलावा अगले वैज्ञानिक हैं हमारे हेनरी मोजले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी, जिसका अध्ययन हम आज करते हैं। आज हम जिस आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं, जिस आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, वह आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। और उस आवर्त सारणी को देने में इन्होंने कोई विशेष योगदान नहीं दिया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो हमारे मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, केवल उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था और सारा श्रेय ले गए किसके, आवर्त सारणी के निर्माण का। तो इन सारे वैज्ञानिकों के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और यह हमारा पूरा चैप्टर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए, तत्वों को वर्गीकृत करने का काम एक फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोसिए ने किया। यानी हमारे एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोसिए। उन्होंने क्या किया था, तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किया था। यानी हमसे कोई पूछे कि सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का जो काम किया था या प्रयास किया था वह किसने किया था, तो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लवाजिए। उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहले प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया था, लेवोसिए ने तत्वों को वर्गीकृत धातु एवं अधातु में किया। यानी हमारे वैज्ञानिक एंटोनी लेवोसिए ने तत्वों को धातु और अधातु 2 वर्गों में विभाजित किया था, जिनका अध्ययन हमने अध्याय 3 में किया है ना, धातु और अधातु के बारे में। तो उन धातु अधातुओं में किसने बांटा था, एंटोनी लेवोसिए ने सारे तत्वों को धातु अधातु 2 वर्गों में विभाजित किया था। उसके बाद आते हैं डोवे राइनर की तर्क। यानी हमारे जो डोवे राइनर थे, उन्होंने जो तत्वों को त्रिकों के रूप में व्यवस्थित किया था उनके बारे में पढ़ते हैं। डोवे राइनर ने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। यानी डोवे राइनर ने क्या किया, 3-3 तत्वों के समूह के 3 समूह बनाए, 3-3 तत्वों के 3 समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया या डोवे राइनर के त्रिक कहा गया। डोवे राइनर के अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। मतलब इन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वह किया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में, और इस प्रकार किया था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व उनका जो परमाणु द्रव्यमान है उनका औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी हमें क्या करना है, हमें बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। जैसे कि हमारे पास, यानी कि हमें बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। जैसे कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान लेंगे। कितना होता है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7। उसके बाद पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान लेंगे। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 39। दोनों को जोड़ा
कितने हुआ 46, 2 का भाग दिया कितना आया 23। यह हमारे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। यानी हमने पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया है, जो कि बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखिए डोवेराइनर के त्रिक की कमियां, यानी डोवेराइनर ने जो त्रिक दिए थे उनमें कमियां क्या थी, किस वजह से इनका जो त्रिक का वर्गीकरण है वो सफल नहीं हो पाया। वक्त ज्ञात सभी तत्वों को त्रिक में विभाजित नहीं किया जा सका था। यानी डोवेराइनर के समय कुल 33 तत्व ज्ञात थे और 33 में से वे केवल 9 ही तत्वों को वर्गीकृत कर पाए थे, सभी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका वर्गीकरण सफल नहीं हो पाया। दूसरी कमी क्या है, सभी समूह त्रिकों के नियम का पालन नहीं करते। जैसे नाइट्रोजन परिवार, यानी हमारी आवर्त सारणी जो है उसमें हम नाइट्रोजन परिवार को देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो। यह केवल कुछ तत्वों पर ही लागू हो पाया। इस वजह से हमारे डोवेराइनर के त्रिक का जो वर्गीकरण है वह सफल नहीं हो पाया। उसके बाद एक और नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम है न्यूलैंड। अब पढ़ते हैं, देखिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है। जब डोवेराइनर का त्रिक का वर्गीकरण विफल हो गया उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए न्यूलैंड। उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को किसके रूप में व्यवस्थित किया, संगीत के अष्टक नियम के रूप में व्यवस्थित किया, या फिर संगीत की 7 स्वरों से जो होते हैं सारे गामा पाधा निसा, या फिर यूरोपियन संगीत में बात करें तो डोरे नीफा सोलाटी, उससे इसकी तुलना की, जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा गया या लॉ ऑफ एक्टिव कहा गया, या लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी इन्होंने भी डोवेराइनर की तरह ही तत्वों का वर्गीकरण उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में किया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत या न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम तथा लिथियम के बाद 8वां तत्व है जो हमारा सोडियम है, वह लिथियम के बाद कौन सा तत्व है, 8वां तत्व है। जैसे देखिए, ये देखिए, अब देखिए ये हमारा लिथियम। अब लिथियम से हम गिनते जाएं तत्वों को तो जो 8वां तत्व होगा उसके गुणधर्म किसके समान होंगे, हमारी लिथियम के समान होंगे। और वह तत्व कौन सा है, सोडियम में। जैसे देखिए लिथियम को यदि हम माने 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 और फ्लोरीन 7, तो 8वां तत्व कौन सा आया, हमारा सोडियम। तो हमने किसके नीचे रख दिया, लिथियम के नीचे। क्यों, क्योंकि हमने पता है कि प्रत्येक 8वें तत्व की गुणधर्म किसके समान है, पहले वाले तत्व की, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार। इसी प्रकार यदि हम किसका देखें, मैग्नीशियम का और बेरियम का देखें तो यहाँ पर हमारी क्या है, बेरियम है। और बेरियम से हम जैसे जैसे गिनते जाएंगे हमारा 8वां तत्व कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, जिसके गुणधर्म किसके समान होंगे, बेरिलियम के समान होंगे। इस प्रकार न्यूलैंड ने अपने जो अष्टक का नियम है या लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो प्रतिपादित किया। अब देखिए, अब बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियों के बारे में। यानी न्यूलैंड का अष्टक जो सिद्धांत था, जो संगीत के स्वरों पर आधारित था, वह क्यों असफल हो गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण है, यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता है तथा और अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर यह लागू नहीं होता है। यानी हमारा जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है, जिसका परमाणु क्रमांक है 20 और परमाणु द्रव्यमान है 40। यानी केवल हल्के तत्वों पर ही यह नियम लागू होता है।
न्यूलैंड के समय कुल 56 तत्व विद्यमान थे, उनमें से केवल 20 तत्वों पर यह सिद्धांत लागू हो पाया। अगला है देखिए, न्यूलैंड ने यह कल्पना की थी कि इस संसार में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। यानी भविष्यवाणी कर दी कि केवल 56 तत्व प्रकृति में विद्यमान हैं। जाओ, मैं तुम्हें मतलब भविष्यवाणी करता हूं कि इसके अलावा तुम्हें प्रकृति में कोई भी तत्व कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं और तत्व नहीं मिलेंगे, यह गलत साबित हुआ। 56 तत्व के अलावा और भी कई सारे तत्व मिले, जैसे कि आज कुल कितने तत्व विद्यमान है? 118 तत्व विद्यमान है। बाकी के जो तत्व मिले थे उनका जो मेल है वह अष्टक सिद्धांत के अनुसार नहीं था, यानी अष्टक सिद्धांत के अनुसार भी व्यवस्थित नहीं किए गए या नहीं हो पाए, इसलिए भी उनका अष्टक सिद्धांत फेल हो गया। अगली कमी क्या थी? अगली कमी थी देखिए कि आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया, जबकि इसके गुणधर्म समान है। यानी हमारा जो आयरन है, लोहा है, उससे हमारे कोबाल्ट और निकेल के गुणधर्म समान है, फिर भी कोबाल्ट और निकेल को इनसे दूर रखा गया। देखिए जैसे ये हमारा क्या है? आयरन है, लोहा है, इससे किसको दूर रखा गया है? कोबाल्ट और निकेल को दूर रखा गया है, जबकि इसके गुणधर्म क्या हैं? कोबाल्ट और निकेल के समान है। अगली कमी है कि हाइड्रोजन की स्थिति क्लोरीन व फ्लोरीन के साथ रासायनिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। यानी कि हमारा जो हाइड्रोजन है वह फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा गया है, जबकि उसके गुणधर्म तो क्षारीय मृदा धातु तत्व होते हैं या क्षारीय तत्व होते हैं, उनसे भी मेल खाता है। यानी जो हमारा लिथियम परिवार है उनसे भी मेल खाता है। जैसे देखिए अगर हमारी हाइड्रोजन HCl बनाती है, उसी प्रकार हमारी जो NaCl भी तो बनता है। यानी हमारा जो हाइड्रोजन है उसके गुणधर्म हमारी लिथियम परिवार के साथ भी तो हैं, सोडियम के साथ भी तो हैं, तो फिर इन्हें क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा देखिए नोवेल गैसों की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। यानी कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई उसके बाद न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला, ना ही अक्रिय गैसों को न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सका। अक्रिय गैसों की खोज के बाद न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया या फिर कहें असफल हो गया। उसके बाद छठा कारण आता है कि न्यूलैंड ने समंजन हेतु अपनी सारणी में दो तत्वों को एक ही साथ रख दिया। उदाहरण के लिए कोबाल्ट तथा निकेल को एक साथ रखा व इनको फ्लोरीन, क्लोरीन व ब्रोमीन से अलग रखा। यानी कि हमारी जो कोबाल्ट और निकेल है उन गुणधर्म जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनसे भी मेल खाते हैं। जैसे देखिए न्यूलैंड ने क्या किया कि हमारे कुछ तत्वों को एक ही स्थान पर दो तत्वों को रख दिया। जैसे यहाँ पर देखिए कोबाल्ट निकेल पास में, यहाँ पर देखिए, यानी दो तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया है ताकि अगले वाले तत्व का जो स्थान है वह चेंज ना हो, अगले वाले तत्व की व्यवस्था भंग ना हो। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, दो तत्वों को एक साथ रख दिया। ये भी क्या था, उनके अष्टक सिद्धांत के असफल होने का एक प्रमुख कारण रहा। पूरा न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत याद करना है, उसके कमियां याद करनी है। इसके अलावा ये पूरी सारणी आपको याद करनी है या फिर इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि जो आयरन है हमारा किससे, कोबाल्ट और निकेल से दूर है। कोबाल्ट और निकेल या फिर कहीं कुछ अन्य तत्व साथ में रखे हुए हैं, पास में रखे हुए हैं। इसके अलावा आपको डोवे राइनर की ये ट्रिक याद करनी है, जिन्हें कैसे याद कर सकते हैं हम, लिनाक, इसे क्या बोल सकते हैं, लिनाक यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसे बोल सकते हैं कार, स्कूटर, बस, यानी कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, बेरियम। इसे बोल सकते हैं हम कल बाहर आएगी, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस प्रकार से आपको
डोवेरेनर के तर्क तथा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत याद करना है। इस पार्ट में केवल इतना ही। आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी और हेनरी मोजले की आवर्त सारणी या कहें आधुनिक आवर्त सारणी, ये हमारे बचे हुए हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में खत्म कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना तथा कमेंट करके बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। इसके अलावा कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।